हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स कवर करेंगे, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। हेलो एरीन्स को हम बच्चों अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। उनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होते भी हैं तो किस लिमिट तक होते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ बच्चों हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। हेलो एरीन्स जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और मेटल के साथ में रिएक्शंस भी शो करते हैं। इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हेलो एरीन्स को हम अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनको हम जनरली बच्चों इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इससे हमारा X जो कि एक हैलोजन है वो जुड़ा हुआ है। अब इसमें बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल आता है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियस लविंग होता है। नाभिक पे प्लस का निशान होता है न्यूक्लियस के ऊपर। ये न्यूक्लियस को प्लस को लव करता है, इसका मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियोफिल जो है ये यहाँ पे आके इस रिंग पे लगेगा और जो हमारा X है बच्चों वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो बनेगा बच्चों वो देखिए X हट गया और इसकी जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आके लग गया और X जो है वो हमारा हैलाइड के रूप में X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। इसलिए इस प्रकार के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हिंदी में कहते हैं। X जो है हमारा इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप है, बाहर निकल के जाने वाला ग्रुप है। ये जो रिएक्शन मैंने दिखाया है बच्चों आपको, ये एक जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली अराइल हैलाइड्स की, तो अराइल हैलाइड्स के केस में बच्चों एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अराइल हैलाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स की तुलना में कंपैरिजन में बहुत ही कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस हम जो हैं देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाकर अल्काइल हैलाइड्स के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं। दो रीजन जो है अराइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करने के लिए वो ये है कि अराइल हैलाइड में बच्चों रेजोनेंस हमें अनुनाद देखने को मिलता है। और इसमें जो ये वाला CX बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन है, इसमें यहाँ पे X लगा हुआ है। इसके बीच का जो बॉन्ड है बच्चों ये वाला, इसमें जो कार्बन अटैच है ये sp2 हाइब्रिडाइज sp2 संकृत है। तो किस तरह से sp2 संकृत कार्बन होने के कारण इस अराइल हैलाइड का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम हो जाता है, या फिर रेजोनेंस होने के कारण ये क्यों कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों कम देते हैं, बच्चों हम डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में अराइल हैलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम क्यों देते हैं। उसको आंसर करने के लिए बच्चों हमें ये दो रीजन जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। पहला रीजन है कि अराइल हैलाइड्स में अनुनाद रेजोनेंस देखने को मिलता है। इस अनुनाद के कारण जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है उसके अंदर पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरा जो रीजन होता है जो मैंने आपको बताया है पिछली वाले स्लाइड में, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो sp2 संकृत है और sp2 संकृत कार्बन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके कारण वो हैलोजन को इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर नहीं जाने देंगे। रेजोनेंस की बात हम कर रहे हैं तो किस तरह से अनुनाद यहाँ देखने को मिलेगा वो देखिए। ये देखिए बच्चों यहाँ पे X लगा हुआ है, हमें पता है कि X के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे बेंजीन रिंग के साथ में। ये वाला बॉन्ड बच्चों यहाँ शिफ्ट होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा वो देखिए। जो बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं वो मेरे रेजोनेंस के वीडियो किस तरह से हम आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे ही X के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, X के ऊपर बच्चों 2 लोन पेयर बच गए, पहले 3 थे और प्लस का निशान आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, जो देता है इसके ऊपर प्लस का निशान हमारा आ जाता है। यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, बाकी बॉन्ड को हम एज इट इज बना देंगे। अब जो ये लोन पेयर यहाँ है ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे टिप पर आ जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा वो देखिए। ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा बच्चों।
और डबल बॉन्ड जो है X के साथ हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ टिप पे आ जाएंगे और जो स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा वो देखिए, ये हमारे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं माइनस का निशान आता है बच्चों, ये साथ में मैंने माइनस का निशान लगाया हुआ है। ये यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक बॉन्ड ये रहा और X के साथ में जो हमारा है वो अभी भी बच्चों डबल बॉन्ड ही है, जिसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस का निशान है। अब ये लोन पेयर जो है बच्चों यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा X के ऊपर चले जाएंगे और हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X पे शिफ्ट होंगे, X का प्लस का निशान हट जाएगा और उसके ऊपर दोबारा हमारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे। ये एराइल हैलाइड्स के बच्चों सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। ये इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर या संकृत अवस्था को हम किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। पहले ये रिंग बना लेते हैं हम, इसके बाद में हम देखते हैं कि सारे जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं उसमें सिंगल बॉन्ड तो है X के बीच में और C के बीच में, जो सब में कंपल्सरी है वो मैंने बना लिया है। ये बाहर वाले सिंगल बॉन्ड सभी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड हमें कभी देखने को मिल रहे हैं, कभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जिन जगह पर डबल बॉन्ड जो है कभी देखने को मिलते हैं, कभी नहीं देखने को मिलते हैं, उसको हम डॉटेड स्ट्रक्चर से बच्चों दिखाते हैं इस तरह से। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है पूरे रिंग में सर्कुलेट कर रहा है और X के साथ जो C ने बॉन्ड बनाया है इसमें भी हमें डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड है C और X के बीच में, यहाँ भी डबल बॉन्ड है C और X के बीच में, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस लास्ट वाले में बच्चों और इस फर्स्ट वाले में यहाँ नहीं है। तो इसको मैंने डॉट से शो कर दिया है। जो डबल बॉन्ड हमें कभी कभी देखने को मिल रहा है उसको मैंने डॉट से शो किया है। सिंगल बॉन्ड जो है, बाहर वाले बॉन्ड सारे सिंगल हैं, ये हमें सब जगह देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इनको हार्ड लाइन से दिखाया है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना है बच्चों, ये संकृत अवस्था वाला स्ट्रक्चर है। अब हम निशान लगा लेते हैं प्लस के और माइनस के। अगर हैं इस रिंग में प्लस के निशान बच्चों में यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं, माइनस का निशान जो है एक यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है। एक यहाँ देखने को मिल रहा है माइनस का निशान, ये हमारी पैरा पोजीशन है। और एक हमें माइनस का निशान बच्चों यहाँ देखने को मिल रहा है, ये दोबारा हमारी ऑर्थो पोजीशन है। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में माइनस का निशान देखने को मिल रहा है, तो इन पोजीशंस पे हम बच्चों माइनस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ हम बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ देखने को हमें मिलेगा। तो बच्चों इस पोजीशन को हमें याद रखना है कि एराइल हैलाइड्स में जो होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये हमारे आगे आने वाले प्रॉपर्टीज़ में, रिएक्शंस में बच्चों इसको हम काम में लेंगे। तो किस तरह से हाइब्रिडाइज संकृत अवस्था बनती है मैंने आपको बता दिया। जो सिंगल बॉन्ड है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सारी अनुनादी संरचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सारी संरचनाएं जो हैं डबल बॉन्ड सभी में नहीं है। डबल बॉन्ड को, क्योंकि पूरे डबल बॉन्ड पूरे सर्किल में, पूरे बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाते हैं। C और X के बीच का जो बॉन्ड है बच्चों, ये भी कहीं कहीं सिंगल है, कभी कोई डबल है। तो इस तरह के केसेस जहाँ सिंगल और डबल बॉन्ड हमें साथ साथ देखने को मिलते हैं, उसमें हम डबल बॉन्ड को डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाते हैं और हमारा रेजोनेंस के हिसाब से हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो बच्चों जो पिछली वाली स्लाइड में मैंने 2 रीजंस बताए थे, पहला रीजन बताया था कि रेजोनेंस के कारण जो होता है X जो लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, एराइल हैलाइड्स में, वो बाहर नहीं निकल पाता है। वो हमें यहाँ क्लियर में समझ में आ गया है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो C और X बॉन्ड जो है हमारा बच्चों, उसके बीच में पार्शियल आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ये देखिए बच्चों, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए C और X बॉन्ड बच्चों यहाँ आसानी से नहीं टूटेगा। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा X जो है हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आके नहीं लग पाएगा। तो पहला रीज़न यह है एरिल हैलाइड्स के लिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि C और X के बीच में रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमारा आ जाता है। अब आइए बच्चों दूसरा रीज़न इसका हम देखते हैं। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि C और X के बीच का बॉन्ड है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देता है हमें इस कार्बन का। तो ये ध्यान से देखेंगे किस तरह से मैं हाइब्रिडेशन आपको बता रही हूँ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं हाइब्रिडेशन निकालने की, किस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड के बिहाफ पर sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। यहाँ भी हम सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे। हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन जो है ये 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और जहाँ पे हमें 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं वहाँ पे हमारा बच्चों sp2
हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे तो sp3 हो जाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे तो वहाँ sp हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है इन तीनों संकरण का हाइब्रिडाइजेशन का वो इस प्रकार से होता है। sp जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है sp2 के कंपैरिजन में। sp2 ज्यादा विद्युत ऋणी होता है sp3 के कंपैरिजन में। क्योंकि हमारे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये x के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि x को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर नहीं जाने देगा आसानी से। जहां मैंने आपको हाइब्रिडेशन बताया था अपने वीडियोस में, वहां मैंने ये भी बताया था कि sp जो होता है इसमें बच्चों 50% s करेक्टर होता है और इसमें 50% p करेक्टर होता है। sp2 जो होता है इसमें बच्चों 33% s करेक्टर होता है और 67% जो है हम कह सकते हैं p करेक्टर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s करेक्टर होता है और 75% हमारा p करेक्टर इसमें देखने को मिलता है। जिसमें जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस बात को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। sp में s करेक्टर 50% है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 और sp3 के कंपैरिजन में। s कक्षक जो होता है, s ऑर्बिट्स जो होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं। न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच के रखता है, वो इतने आसानी से किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो एरिल हैलाइड है बच्चों, इसमें इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस x के कंपैरिजन में। तो x जो है हमारा x माइनस के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाएगा और ये दूसरा है न्यूक्लियोफाइल को अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं तो दूसरा कैसे आएगा। तो होता क्या है इसमें बच्चों को देखिए, C और X के बीच का बॉन्ड है, C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। X जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है क्योंकि वो इस कार्बन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ मैंने आपको लिख भी दिया है, C की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता जो है वो हैलोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कार्बन हमारा बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। हर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है। जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से ज़्यादा होती है और वो हैलोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर नहीं निकलने देते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहाँ समझ में आ गया होगा। किस तरह से एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एस कक्षक जो न्यूक्लियस के पास में होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से खींच सकता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन आता है इस पे कौन सा आता है वो देखिए। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा क्यों देते हैं एराइल हैलाइड्स की कंपैरिजन में। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एराइल हैलाइड्स के अंदर रेजोनेंस के कारण C और X के बीच का बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड इसे कहते हैं हम। और क्योंकि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो आसानी से हैलोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाने देगा। ये दो रीज़न जो हैं वो एरिल हैलाइड के कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड्स बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अगर टेम्परेचर बच्चों बहुत ही ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर उच्च ताप पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो, तो ऐसी दो कंडीशंस के अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है बच्चों हमें एराइल हैलाइड्स में, हैलो एरीन्स में देखने को मिलेंगे। एक रिएक्शंस जो आपको डाउ प्रोसेस में या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, किस तरह से उद्योगों में फिनॉल को बनाया जाता है जिसको हम डाउ प्रक्रम भी कहते हैं, वो आपको अपनी 12th क्लास में पढ़ना है। उस रिएक्शन को हम यहाँ देख लेते हैं और आगे की स्लाइड में बच्चों इसके मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे किस तरह से रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि ड्रेस्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है अगर दे दी जाए कंडीशंस तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें दिखाते हैं। तो रिएक्शन हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय OH। OH हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो OH के द्वारा X किस तरह से या फिर हैलोजन किस तरह से निकलेगा बाहर और OH के द्वारा किस तरह से उसका सब्स्टिट्यूशन होगा वो हम यहाँ देखते हैं। ये एक नेम रिएक्शन भी है, डाउ प्रक्रम, डाउस प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स हमने NaOH के साथ में लिए हैं, हैलोएरीन जो है वो लिया है, और जो कंडीशंस हैं हमारे टेम्परेचर और प्रेशर की वो बच्चों होती है यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दाब होता है, प्रेशर होता है। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो
रिएक्शन होगा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ में और हमें मिलता है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम बच्चों है सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में हमारे वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और NaCl निकलता है। बच्चों किस तरह से निकलता है वो देखिए। ये जो Na है बच्चों हमारा, ये इस Cl के साथ में मिलके NaCl के फॉर्म में निकल जाता है। ये OH और एक H नीचे वाले NaOH का बच्चों वाटर के फॉर्म में निकल जाता है और जो बाकी बचा हुआ ONA है ये हमारे बेंजीन रिंग पे लग जाता है और हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। इसके बाद में जो होता है हमारा HCl से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करवाना। जब इसका रिएक्शन होगा बच्चों एसिड के साथ में तो हमारा क्या फॉर्म होता है वो देखिए। एसिड जो है HCl है, NaCl निकल जाएगा, Cl एसिड के अंदर से आएगा और सोडियम फिनॉक्साइड में से ये Na वाला पोर्शन जो निकल जाएगा और जो H है वो O के साथ में जाके लग जाएगा और हमें बच्चों फिनॉल मिल जाएगा। ये बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसको हम डाउ प्रोसेस के नाम से जाते हैं फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाता है कि डाउस प्रोसेस क्या है तब भी यही आंसर होगा, या फिर आपको पूछते हैं घुमाकर कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल, औद्योगिक रूप से हम फिनॉल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तब भी बच्चों हमें डाउ प्रोसेस के बारे में ही लिखना है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर देना पॉसिबल होता है, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ये संभव नहीं होता है। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या फिर हायर स्टडीज़ में आपको इसके मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, वो हम यही कवर कर लेते हैं। ये हमारा हेलो एल्केन है या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होगा। NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम। NaOH जो है हमारा बच्चों एक्वस है, पानी साथ में मिला हुआ है। ये NaOH जो है बच्चों हमें OH देने का काम करता है, OH माइनस के फॉर्म में। इस OH माइनस को बेंजीन रिंग पे यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई देगा। हमें पता है कि बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। OH जो है NaOH वाला, इसको बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन दिखाई देगा और ये इस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। ये हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा बच्चों तो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है दे के निकलेगा और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के आ गया। जो NaOH है बच्चों ये OH माइनस देता है। ये OH माइनस जो है इसको बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन दिखाई देंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चों 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया हमारा, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ बच गए हैं क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन है। ये OH माइनस जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। ये हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर H+ के फॉर्म में इसके साथ चला जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ बच जाएंगे। स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा बच्चों वो इस तरह से होगा। साथ में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकला था। OH माइनस हमने फर्स्ट स्टेप में काम ले लिया। अब यहाँ पर बचा हुआ Na+ काम में आएगा। Cl को हम यहाँ लगा दीजिए। क्लोरीन जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। Na के साथ में कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन ये कर देगा। अब जैसे ही Cl माइनस यहाँ से बाहर निकला और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, ये वाला कार्बन जो है बच्चों, इस वाले कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आएंगे और हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। एक बॉन्ड ये रहा और बच्चों एक बॉन्ड जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ और बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसका नाम बच्चों बेंजाइन है। ये एक मध्यवर्ती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब जैसे ये बेंजाइन बनता है हमें पता है कि ये अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे NaOH के, एक तो हमारा यहाँ काम आ गया एक मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है जो NaOH का यहाँ पे काम लेंगे हम। दोबारा जो NaOH है वो OH माइनस सप्लाई करेगा। OH माइनस जो है बच्चों इस रिंग पे जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा इस टिप पर आ जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर मूव कर जाएंगे। जहाँ से Cl माइनस निकला था, या हम कह सकते हैं जहाँ से Cl निकला था Cl माइनस के फॉर्म में, वहाँ पे हमारा OH माइनस ने अटैक कर दिया। ये हम OH माइनस लगा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है बाकी के बॉन्ड हम एज इट इज़ बना देंगे। ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देंगे इस तरह से। OH के बीच में बॉन्ड है, O जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये H जो है बच्चों H+ के रूप में बाहर निकलेगा और ये H+ जो बाहर निकला था बच्चों यहाँ आके अटैच हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ हमारा O- हो जाएगा और यहाँ पे H+
आके जुड़ जाएगा। तो जो H हमारा स्टार्टिंग में बच्चों निकला था इस फर्स्ट वाले स्टेप में, अगर आपको ध्यान है, वो दोबारा यहाँ पे आके लग गया। अब हमने OH माइनस तो बच्चों यूज कर लिया, लेकिन हमारे पास अभी भी Na प्लस बचा हुआ है। ये Na प्लस जो है इसके पास में O के ऊपर माइनस का निशान है, यहाँ पे आके अटैक करेगा और हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है। हमने 2 मोल काम में लिए थे और दोनों हमारे NaOH काम में आ गए। तो बाहर जो निकला वाटर निकला हमारा बच्चों, NaCl निकला। सोडियम फिनॉक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करते हैं, HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, डिल्यूट HCl होता है ये। HCl के साथ में Na जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये Na है हमारा, ये Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा और H जो है वो O के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये हमारा डाउस प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन आता है कि डाउस प्रोसेस में इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो हम कह सकते हैं कि बेंजाइन जो है हमारा इंटरमीडिएट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने का। फिनॉल वाले चैप्टर में भी बच्चों डाउ प्रोसेस हमारा आएगा, तो याद रखेंगे किस तरह से हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, किस तरह से एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, किस लिमिट तक होते हैं, वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।